Assalamu alaikum. This is the beginning of our first chapter of business communication. Definitely हमारी जो अंडरस्टैंडिंग अब तक डेवलप हुई है मुख्तलिफ कोर्सेज के हवाले से दैट इज़ अ बिट डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू बिजनेस कम्युनिकेशन. वाइल वी विल बी रीडिंग कम्युनिकेशन टुगेदर, मेरा पहला मोटिव ये होगा आपके साथ कि हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो अबाउट द कोर्स, what it is. This might be the first time that you are actually being taught about this course, or the contents might seem a bit dry to you. I'll try my best कि हमारे जो lectures हैं वो entertaining हो as compared to the other dry subjects or something like that. Plus ये कि क्योंकि communication के ऊपर बात कर रहे हैं तो communication ज़्यादातर इन चीज़ों के ऊपर बेस करती है कि हमारी understanding क्या है, concepts की understanding क्या है, business scenarios की understanding क्या है, not only that how you are coping with this communication code in your own life as well. तो इस पूरे कोर्स का जो आप कह सकते हैं कि इसका क्रक्स जो है, इट्स नॉट ओनली सराउंडिंग दिस बिजनेस कम्युनिकेशन ओनली, दिस विल ऑल्सो बी टीचिंग यू हाउ यू कैन टेक योर लाइफ इन अ डिफरेंट वे, हाउ यू कैन परफॉर्म बेटर इन योर बिजनेस, बेटर इन योर लाइफ, बेटर एज अ ह्यूमन बीइंग, एंड हाउ कैन यू क्रिएट योर सेल्फ एज एन इम्पैक्ट. ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर चीज़ें जो है वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट से ही स्टार्ट करेंगे. ज़्यादातर कोशिश यही है कि आपकी बुक को और जितना भी बेस्ट टेक्स्ट है ग्लोबली रिगार्डिंग बिजनेस कम्युनिकेशन वो आपके साथ शेयर किया जाए. कुछ रेफरेंस टेक्स्ट हैं जो कि ICAP ने रेफ़र किए हुए हैं, वो भी इसके अंदर, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगी. स्पेशली हर्टा ए मर्फी की बुक है इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन, दैट इज़ अ रेफर टेक्स्ट फ्रॉम ICAP. There is one another from Bouvier and Thiel, they are the writers of the book, and इन दोनों बुक्स से काफ़ी सारा कंटेंट जो है वो आपके साथ शेयर किया जाता रहा है प्रीवियसली भी, और अभी भी जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी इससे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इंशाल्लाह. नेक्स्ट, इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं. पहला पार्ट जो हमारे पास चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को लेके चलता है कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस कैसा है, कम्युनिकेशन खुद क्या है, पर्पसेस क्या होते हैं, एंड देन आफ्टर द प्रोसेस फिर आपके पास आप बिजनेस में इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं. द थर्ड पार्ट एक्चुअली टेल्स अबाउट और टॉक्स अबाउट द बैरियर्स और द चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग इन बिजनेस, एंड दे ऑल्सो टॉक अबाउट कम्युनिकेशन नेटवर्क्स. आज की बात सबसे पहले जो शुरू करेंगे ना, तो बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं. एंड द वेरी बेसिक थिंग इज़ व्हाट एक्चुअली कम्युनिकेशन इज़. हमारे अपने दिमाग में कम्युनिकेशन का क्या एस्पेक्ट है. मेजॉरिटी और मेजर ऑफ टाइम्स लाइक जब भी मैंने बात की है लोगों से कम्युनिकेशन के बारे में, मोस्टली दे थिंक इट्स ओनली अ टॉक बिटवीन 2 people. I mean, one is the sender, the other is the receiver, and they are talking to each other. That's only communication is. Honestly speaking, communication is not only about that. This is a part of communication, but not the whole communication aspect. The major communication aspect is कि communication में किया क्या जा रहा है. Whether you are giving signals, whether you are talking about something, either you are talking about it to somebody or to yourself. ये एक important aspect है जिसके ऊपर अभी तक हमने openly नहीं बात की, या communication की definitions में openly इसको कहीं पे भी place नहीं किया गया. So primarily speaking, when I talk about communication, 2 things come into my mind. One thing, is it only between 2 people or more than 2 people, or I don't need anybody to communicate to? Can I communicate to myself? This is the first question that I actually kept in my mind always. And what bothered me a lot was कि इसके ऊपर हमने कभी बात ही नहीं की थी. ज़्यादातर जो बात की गई है वो जब साइकोलॉजी के ऊपर बात की जाती है तो उस वक्त बिजनेस कम्युनिकेशन के इन एस्पेक्ट्स के ऊपर बात की जाती है. कम्युनिकेशन जो है वो सिंबल्स और सिग्नल्स के ऊपर बात करता है, या ये कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपके जो पोस्चर्स और आपके जेस्चर्स हैं वो कैसे लोगों को जो है वो हैंडल कर सकते हैं, या कैसे आपका इमेज बेहतर तौर पर पोर्ट्रे कर सकते हैं. दिस इज़ द बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन. जो हम बाद में बात करते हैं, दिस इज़ द बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन. दिस इज़ नॉट अबाउट समथिंग कि हम बात करना शुरू हो गए बट वी आर नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन के सिंबल्स और सिग्नल्स का क्या काम है. जो मेरी इस वक्त की बॉडी लैंग्वेज आपके सामने, दिस इज पोर्ट्रेइंग समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू. इफ़ यू विल कीप अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, इफ़ यू विल कीप अंडरस्टैंडिंग द टोन ऑफ माई वॉइस, इवन द काइंड ऑफ ऑरा दैट यू आर गेटिंग, no matter whether you are seeing me personally or you are seeing me online, it can create an impact on you. This is what communication is. I am communicating to you right now.
When I cannot see you, still I have an impact on your mind. That is what communication is. तो first thing इसको clear कर लेते हैं कि communication क्या चीज़ है. It is symbol and signal. इन दोनों के कॉम्बिनेशन में बनती है, जिसमें सिंबल का कॉम्बिनेशन जो है ना, जिसे हम कहते हैं रिटन, स्पोकन, इलेक्ट्रॉनिक, वट एवर यू से, जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिकली एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, ये सिर्फ 30% कवर करता है कम्युनिकेशन का. द लेटर 70% आयरॉनिकली इज कवर्ड थ्रू सिग्नल्स. मेरे सिग्नल्स जो आप तक जा रहे हैं, वो सिग्नल्स जो कि मैंने आपको डेलिबरेटली नहीं सेंड किए, स्टिल यू आर गेटिंग इट एंड आई एम अनकॉन्शियसली सेंडिंग इट टू यू और सबकॉन्शियसली सेंडिंग इट टू यू. और द काइंड ऑफ कलर्स दैट आई एम चूजिंग टू एक्सप्रेस माई राइटअप्स, ये भी एक चीज़ है जो कि इसके अंदर डिटरमाइन की जा रही है. That is covering the 70%, which we call normally in business communication language, we call it non-verbal communication. Why non-verbal? Because definitely there's nothing verbal in it. ठीक है? तो initially जो उसकी definition बनेगी communication की आपके दिमाग में, that will be transmission of symbols and signals is considered as communication. I'm writing it for you. Communication. It's a transmission of what? Symbols and signals. एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई. अब जो आपके सिम्बल्स हैं, these symbols are varying. ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स हम या तो स्पोकन पे होते हैं या रिटन पे होते हैं. जब हम स्पोकन पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है. आप जो कुछ भी बोल रहे हैं उसके अंदर जनरल अंडरस्टैंडिंग का होना ज़रूरी है, आपका और आपके रिसीवर का. जब आप रिटन में बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपके पास थोड़ी सी हेजिटेशन इन द टर्म्स ऑफ के आप किस तरीके से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे होंगे. सही है, वहाँ आपकी चॉइस ऑफ वोकैबुलरी और कंसीडरेट हो जाती है अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो. तो हाँ, फिर हम बात कर सकते हैं कि अब जो हमारे पास नेक्स्ट सिनेरियोज आ रहे हैं या जो हमारे पास कम्युनिकेशन का एग्जैक्ट पैटर्न आ रहा है वो किस तरह बनेगा. आपकी किताब में थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कशन किया गया है. उसके बाद उन्होंने बात की है आगे जाके कि कम्युनिकेशन के बेसिक पर्पसेस क्या हैं. व्हेन आई टॉक अबाउट द बेसिक पर्पसेस ऑफ कम्युनिकेशन, तो जो 3 पर्पसेस उन्होंने वहाँ पे लिखे हैं या उन्होंने उसको कैटेगोरिकली उसको फीचर्स का नाम दिया हुआ है, जो कि आपके चैप्टर के बिल्कुल बिगिनिंग में ही आपको मिलेगा. दैट इज़ 3 थिंग्स. One is acquiring information, the other is disseminating information, the third one is maintaining or establishing relationship. ठीक है, थोड़ा सा इसके ऊपर हम बात करते हैं कि हमारे पास ये जो है किस तरीके से इसको कवर किया जा रहा है. जब हमने ये कह दिया कि कम्युनिकेशन जो है वो सिंबल्स और सिग्नल्स से रिलेटेड बात की जा रही है, तो हमें इसके पर्पसेस भी पता होने चाहिए और हमें ये भी पता होना चाहिए कि किन लोगों से की जा सकती है. तो सबसे पहले तो हम उसके पर्पसेस देख लेते हैं कि हम कम्युनिकेट करते ही क्यों हैं. ठीक है, हम कम्युनिकेट क्यों करते हैं, हमारा बेसिक पर्पस क्या होता है. फर्स्ट पर्पस हमारा होता है टू इन्फॉर्म. सेकेंड हमारा पर्पस होता है टू इम्पार्ट. और थर्ड हमारा मेन पर्पस होता है टू इस्टेब्लिश रिलेशनशिप और टू बिल्ड अप रिलेशनशिप. आई होप कि थिंग्स आर क्लियर इन योर माइंड. Otherwise, when you talk about establishing or maintaining relationships, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपके रिलेशनशिप का या रिलेशनशिप की नेचर क्या है. We can say that it's maintaining relationship. ठीक है, अच्छा जी, just okay. रिलेशनशिप्स किस टाइप की हैं, आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं या बिजनेस रिलेशनशिप्स हैं, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इन्फॉर्म आपका फर्स्ट टॉपिक कवर कर रहा है, जो कि पर्पसेस का फर्स्ट पॉइंट था, जिसमें उन्होंने कहा था अक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन. नॉट ओनली वी गिव इन्फॉर्मेशन, वी ऑल्सो गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स. कॉमन मोस्ट एग्जाम्पल्स, आप लोगों को किन लोगों को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं, वो लोग जो कि आपके साथ बिजनेस में रिलेटेड होते हैं या वो लोग जो आपके साथ पर्सनली कनेक्टेड होते हैं. अगर मैं बिज़नेस से रिलेटेड बात करती हूँ तो आपका इंस्टीट्यूशन है, आप इस इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है वो लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं और तमाम चीज़ें कर रहे हैं. इसकी इन्फॉर्मेशन आप तक कौन पहुँचाता है, एडमिन पहुँचाता है. सही है. सो दीज पीपल आर एक्चुअली इन्फॉर्मिंग यू अबाउट योर अपकमिंग लेक्चर्स, अबाउट द मीटअप्स दैट यू कैन हैव और द काइंड ऑफ सेशंस दैट वी विल बी हैविंग इन फ्यूचर.
ये इन्फॉर्मेशन आप तक किसने पहुंचाई, ये इन्फॉर्मेशन आप तक जो है वो एडमिन ने पहुंचाई, तो उनका बेसिक पर्पस फुलफिल हो गया। आपने क्या किया, इस इन्फॉर्मेशन को अक्वायर किया। जब आपने इस इन्फॉर्मेशन को अक्वायर किया तो आप इसके अकॉर्डिंगली आगे कुछ परफॉर्म भी करना शुरू हो जाएंगे, सही। अच्छा, ये तो इन्फॉर्मेशन का पार्ट कवर हो गया। Not only this is the part of information, you will also get a lot of notifications from ICAP in future, जिसमें आपको बताया जा रहा होगा कि अब एग्ज़ाम की डेट्स ही आ चुकी हैं, अब आपके पास जो है ना वो CRN नंबर आपके जो है ना वो बनाने शुरू कर दिए हैं, आपके रजिस्ट्रेशन का टाइम पीरियड ये होगा, आपके एग्जामिनेशन डिटेल्स ये होंगी। दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट यू आर एक्वायरिंग फ्रॉम ICAP. You will also be required to give them some information about yourself. वो भी इन्फॉर्मेशन का ही पार्ट होगा। वो जो फॉर्म्स आप फिलअप कर रहे होंगे, वो जो फॉर्म्स आप उनको दे रहे होंगे, वो भी इन्फॉर्मेशन का ही पार्ट अप होगा, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन के लिए आपके पास इतनी सारी चीज़ें आ गई। यही इन्फॉर्मेशन आप टीवी और मीडिया के थ्रू भी ले रहे हैं। इसी तरह आपके पास जो है वो आपके सेल फोन्स के ऊपर रोज़ाना बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं। उनमें से कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जो कि मेंटेनेंस ऑफ रिलेशनशिप के ऊपर होते हैं, और कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं जहाँ पे आपको इन्फॉर्म किया जा रहा होता है। फॉर से PTA की इन्फॉर्मेशन जो PTA वाले आपको दे रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आपके पास काफ़ी नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं, जिनमें वो आपसे बहुत सारी चीज़ें रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, कभी वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। दीज आर फ्यू थिंग्स। फॉर से के इलेक्ट्रिक की तरफ से आपके पास नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं, दैट इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट दे विल बी अ पावर फेलियर बिकॉज ऑफ सम मेंटेनेंस पर्पज और समथिंग। दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. That is also considered as business communication. Why? Because you are their customer and they are going to handle the issues on behalf of you, or they are going to cater you. ठीक है। Once we are done with this, तो हमारा जो नेक्स्ट पर्पज़ आता है, नेक्स्ट पर्पज़ है टू इम्पार्ट। आपके पास वहाँ लिखा हुआ है वर्ड आपकी किताब के अंदर, डिसमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन। डिसमिनेट करने का मतलब क्या है? इम्पार्ट करना, किसी को नॉलेज मुंतकिल करना, वो नॉलेज जो आपके पास मौजूद है। अच्छा, नॉलेज की एक अच्छी बात यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर रिलाई नहीं करती। नॉलेज इज़ नॉट ओनली इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ इन्फॉर्मेशन प्लस योर एक्सपीरियंस, एंड दैट एक्सपीरियंस counts a lot, because the information that you get will be then transformed along with your experiences that you will be having in future, or they together will make up the knowledge base that you will be having. ठीक है, ये एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस मिलके जब नॉलेज बना देंगे तो आपने इम्पार्ट करना है अपने रिसीवर को, बी इट योर कस्टमर और योर फ्रेंड और योर कोलीग और योर सबॉर्डिनेट और योर सुपीरियर। ठीक है, सुपीरियर्स को हम कम ही नॉलेज अपनी ट्रांसफ़र करते हैं, ज़्यादातर हमारे सबॉर्डिनेट्स को मिल रही होती है, या फिर हमारे कोलीग्स को मिल रही होती है, या डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर हमारी बात चल रही होती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल्स ट्रेनिंग्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन में आप जब जाते हैं या आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो आपको ट्रेन किया जाता है फॉर स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स। अच्छा, जब हम बात करते हैं ट्रेनिंग्स की, तो ट्रेनिंग्स में आपके पास जो है वो मल्टीपल टाइप की ट्रेनिंग्स आती हैं। फॉर से कोई टेक्निकल ट्रेनिंग्स होंगी, कहीं पे आपकी जो है वो सिर्फ अप्रोच को ट्रेन करना होगा, कहीं पे आपको बेसिक ट्रेनिंग्स की ज़रूरत होगी, कहीं पे आपकी जो सिंगल नो हाउ होना या आपकी बेसिक लर्निंग्स होना बहुत ज़रूरी है, और लर्निंग टिप्स होंगी जो आपको दी जा रही होंगी। लाइक फॉर से व्हेन यू वर स्टार्टिंग these lectures and you were starting to read online, आपको इससे पहले फिज़िकल क्लासेस के जो है वो एस्पेक्ट्स पता थे। आपको नहीं पता था कि there will be a time कि जब आपको ऑनलाइन लर्निंग या डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो एक्नॉलेज करना होगा या अपने आप को इनरोल करना होगा। उसके लिए आपका एक बेसिक माइंडसेट डेवलप करना, प्लस ये कि जो यहाँ की टेक्निकल टीम है उसने आपको इन्फॉर्म किया कि जनाब इस तरह से आपकी जो है वो क्लासेस स्केड्यूल हो रही होंगी, और दूसरी चीज़ ये कि आपके इंटरेक्टिव सेशंस कैसे हो रहे होंगे, आपके रेगुलर सेशंस कैसे हो रहे होंगे। फिर आपने उसकी थोड़ी बहुत निक नैक या ट्रेनिंग्स या टिप्स ली, देन यू आर सिटिंग हियर राइट नाउ टू लिसन टू मी, राइट। इस चीज़ को नॉलेज इम्पार्ट करना कहेंगे। इसके अलावा ये लेक्चर जो मैं अभी आपको दे रही हूँ, इस लेक्चर के अंदर सिर्फ आपकी बुक की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। डेफिनेटली आई विल बी कोटिंग अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स फ्रॉम डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट ऑथर्स, मे बी दे विल नॉट बी द ऑथर्स। आई विल बी शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंस दैट आई हैव अक्वायर्ड इन द पास्ट few months or few years, I must say more than a decade now. उस एक्सपीरियंस को जब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज इम्पार्टिंग नॉलेज। ठीक है, क्योंकि उससे आपको वो चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आपके पास किसी किताब में नहीं लिखी हुई हैं या किसी लेक्चर में आपने नहीं देखी। थर्ड थिंग इज़, ट्रेनिंग्स पे बात कर ली, लेक्चर्स पे बात कर ली, ये इसकी एग्जांपल्स हो गई। थर्ड जो इनका पर्पस है, दैट इज़ टू इस्टेब्लिश और मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स। व्हेन यू टॉक अबाउट इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप, मेंटेनेंस तो उस वक्त होगी जब इस्टेब्लिशमेंट होगी।
इस्टेब्लिश करना रिलेशनशिप. Just imagine a scenario. You are about to launch a product of yours and you have a target audience that is having an age group of 10 to 18-year-old people. ठीक है, इनके लिए आपने एक अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है. क्या करेंगे आप? क्या आप उनके साथ वो डायरेक्टली मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे और उसके बाद लोग बाय करें या ना बाय करें? ऑफ कोर्स नॉट. आप क्या करेंगे? आप एक हेल्दी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे उनके स्टाइल में. नोटिस कीजिएगा जितने भी एडवर्टिजमेंट्स आप देख रहे होते हैं टीवी के ऊपर या किसी भी मीडियम के ऊपर, वहाँ आप नोटिस कीजिएगा जो प्रोडक्ट होती है उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली उसकी जो टारगेट ऑडियंस होती है उसको अंडरस्टैंड करते हुए वो एडवर्टिजमेंट बनाया जाता है. बाज़ औक़ात तो हमें बहुत ज़्यादा किडिश लग रहा होता है, चाइल्डिश लग रहा होता है, लेकिन वो एक्चुअली उतना चाइल्डिश नहीं होता. क्यों? क्योंकि उसकी एक्चुअल टारगेट ऑडियंस वही होती है जिनको नहीं लगना. इसी तरीके से कुछ एड्स जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली उनकी जो टारगेट ऑडियंस होती है वो वही होती है जिसने इम्पल्सिव बाइंग करनी होती है लेटर ऑन. तो उन्होंने उनके ही साथ इस्टेब्लिशमेंट करनी होती है अपनी रिलेशनशिप की. लाइक टेक द एग्जाम्पल कि देयर इज़ एन एड ऑफ ट्रैक्टर. ठीक है, क्या ट्रैक्टर हम में से 100% लोगों का इंटरेस्ट लेगा? ऑफ कोर्स नॉट. मेरे लिए एज अ मशीन ट्रैक्टर माइट साउंड अ बिट थ्रिलिंग कि मैं उसमें बैठूँ और उसको लिफ्ट करूँ, अपने नीचे ऊपर नीचे आगे पीछे मूव करूँ, बिकॉज इट हैज़ क्वाइट बिग टायर्स एंड ऑल. अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव नथिंग टू डू विद इट बिकॉज आई डोंट नो व्हाट टू डू विद इट. ठीक है, आई नो दैट इट हेल्प्स इन द फार्म्स एंड ऑल, बट दैट्स इट. दैट्स नॉट माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़. तो एक्चुअली वो ऐड क्या मुझे इंस्पायर करने के लिए या मेरे साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए बनाया गया होगा? ऑफ कोर्स नॉट. तो वो किसके लिए बनाया जाएगा? उन फार्मर्स के लिए जिन्होंने उस ट्रैक्टर को इस्तेमाल करना है. ठीक है, अगेन तो उसकी टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंगली उनको ऐड बनाना होगा, उन्हीं की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी, मेरी तो करनी ही नहीं होगी. सही है. इसी तरीके से जब आप रिलेशनशिप को मेंटेन करने पे आते हैं, आपने देखा होगा अगर आपने किसी ब्रांड से कोई चीज़ बाय की है तो उस ब्रांड का आपके पास एक मैसेज आता है फॉर द अपकमिंग सेल. या अगर मैं बैंक्स की एग्जांपल लूँ तो कुछ लीडिंग बैंक्स ऐसे हैं पाकिस्तान में जो कि आप अगर उनके कस्टमर हैं तो वो आपकी बर्थडे पे स्पेशल जो है ना वो छोटा सा टेक्स्ट आपको कर देंगे. अगर उनके पास कोई ऐसी कोई चीज़ सी ऑफ़र होगी तो वो आपको दे देंगे कि आज के दिन में आपको 10% या 20% इस ब्रांड के ऊपर ऑफ मिल सकता है. द सिमिलर हैपन्स ऑन द ब्रांड्स, अदर ब्रांड्स एज वेल दैट यू बिकेम अ कस्टमर ऑफ इन प्रॉब्ली इन द पास्ट. ठीक है, इससे क्या चीज़ कर रहे हैं? वो आपके साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं. व्हाट्स द पर्पस ऑफ इट? व्हाई दे आर टेकिंग दिस पैनिक? दे आर टेकिंग दिस पेन जस्ट टू रिमाइंड यू दैट दे आर देयर. सीइंग इज बिलीविंग. द मोर यू सी देम द मोर यू बिलीव इन देम. दैट्स व्हाट मेंटेनेंस ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड. ये सारे काम कैसे हो रहे हैं? कम्युनिकेशन के साथ हो रहे हैं. विदाउट कम्युनिकेशन कैन आई डू दिस? कैन आई create an image of my brand, image of my product in your mind? Of course not. The way world is moving and the kind of things that come in front of us every day, you scroll your social media platform and you see numerous ads, numerous sponsors. A lot of things are going in your news feeds. A lot of sponsors you get deliberately or indeliberately. आप देखना चाहें ना देखना चाहें वो आपकी स्क्रीन पे मौजूद होते हैं. Why they are there? Still thinking कि आपके लिए annoying हो रहा होगा. Still they keep doing this. Why they are doing this? Just to keep reminding you that they are there. You have to think about them. The next time you are going to shop something, you will be having this thing in your mind. वो जो हर रोज़ सुबह में बल्क SMS आना शुरू हो जाते हैं वो भी इसीलिए किए जाते हैं. The more they will appear in front of you, the more involuntary relationship will be built up between you and them. ठीक है, तो रिलेशनशिप को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. जब आप बिज़नेस की बात करें तो हम देम और अस नहीं रह जाएंगे, हम खुद एक बिज़नेस के पार्ट होंगे और हमारे कस्टमर्स मौजूद होंगे. और ये जो हमारे कस्टमर्स होंगे दे आर एक्चुअली लुकिंग एट अस. अगर मैंने किसी को कोई प्रोडक्ट सेल ऑफ किए या कोई सर्विसेज सेल कर रही हूँ और मैं उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचती या मैं उसको केटर नहीं करती तो डेफिनेटली ही इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक टू मी फॉर अनदर प्रोडक्ट और फॉर अनदर सेशन. That is going to create a lot of problems for us in future. Why? Because we will be losing our customers. ठीक है.
सो वन थिंग इज़ क्लियर कि हमारे पास पर्पसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्लियर हो चुके हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास बात की जाती है कम्युनिकेशन फिर किन किन लेवल्स पे हो सकती है। अभी तक तो हम बात कर रहे हैं कि पर्पसेस क्या हैं एंड ऑल दैट, तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि इसके लेवल्स क्या हैं। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि कम्युनिकेशन दो लोगों के दरमियान में, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया बाय निगेटिंग दिस टर्म कि नहीं जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कम्युनिकेशन दो लोगों के दरमियान में सिर्फ नहीं हो सकती, ये आपके अपने साथ भी हो सकती है। सही है, आप खुद भी अपने आप से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो व्हाइल टॉकिंग अबाउट लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन वी हैव 3 लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये लेवल्स जो हैं आपको ये बताते हैं कि कम्युनिकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और वाई वी से कि ज़िंदगी का जो 70% टाइम है वो हम कम्युनिकेट करते हुए गुजारते हैं, भले आप चाहें या ना चाहें। कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली हम अपनी ज़िंदगी का 70% टाइम जो है वो कम्युनिकेट करते हुए गुजारते हैं, और द रेस्ट ऑफ द 30% इज़ बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स, जो भी हमारे अदर जो हमारे मैटर्स होते हैं। सो द फर्स्ट लेवल इज़ इंट्रापर्सनल, सेकेंड इज़ इंटरपर्सनल, थर्ड इज़ इम्पर्सनल। अब बात करते हैं सबसे पहले इंट्रापर्सनल के ऊपर। इंट्रा एक वर्ड है, प्रीफिक्स है जो कि इस्तेमाल किया जाता है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रा का यहाँ पे क्या मतलब हुआ? विद इन। जो वो प्रीफिक्स इंट्रा है इसका मतलब होता है विद इन, पर्सनल, वन सेल्फ। So when you talk about intrapersonal communication, this is a communication with oneself, means I am talking to myself. This communication will be solo handled. It will be handled between my mind and my body. सही है, no second entity will be entertained here, no second entity will be involved here. सही है, तो इस इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के आपके बेसिक एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं? इंटरनल डायलॉग्स, हम सब आपस में जो है वो अपने आप से, हमारा माइंड और हमारी बॉडी आपस में कम्युनिकेट कर रही होती है। लाइक यू आर इन अ हरी एंड you start fidgeting, like you are talking to yourself whether I should do it or not. Like I always ask myself 3 questions before buying anything. This is actually to create an impulse inside me that I should not be buying it. Most of the time it happens otherwise because I end up buying the thing. लेकिन ये एक अलग चीज़ है। बट द पॉइंट इज़ कि मेरे माइंड और बॉडी में ये डायलॉग चल रहा है, आपके भी माइंड और बॉडी में डायलॉग चल रहा है, और ये डायलॉग जो है वो इंटरनल डायलॉग इसलिए कहलाता है क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं होता। इंटरनल इसलिए और भी कहलाता है क्योंकि माइंड और बॉडी के दरमियान में चल रहा होता है। ठीक है, इंटरनल डायलॉग्स आते हैं जो कहलाते हैं एक तरह की इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। दूसरा, this is something that once we get old we start thinking that it is very childish or something, but I think every one of us has talked to themselves in front of the mirror in their childhood, and many people who are very wise and clever and smart, they still do it, and I'm also one of them. So yes, we do that, and why we do that? इसलिए क्योंकि it gives you a lot of ideas. Most of the time क्या होता है कि before facing out a public, before facing out any speaking sessions, especially जो top speakers हैं दुनिया में जितने भी लोग मौजूद हैं, there are numerous of them जो कि before facing the world they face themselves in front of the mirror. That gives them a lot of comfort. सोलो वोकल कम्युनिकेशन आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करती है, आपके मोराल को बूस्टअप करती है, ना सिर्फ ये बल्कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी बेटर करती है, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है व्हेन यू आर टॉकिंग टू पीपल। Before talking to them, you should be understanding the basics of how you have to handle yourself, how you have to control your emotions, how you have to control your body language, what you should say, what intervals should you take, especially when you are in front of a large public forum. You have to consider all these aspects. ठीक है? So the next thing is solo vocal communication, जिसमें हम फैंग शूई कॉन्सेप्ट्स को भी देखते हैं। इसके बाद हमारे पास तीसरी चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं सोलो रिटन राइटिंग, या आप कह सकते हैं सोलो इंटरपर्सनल राइटिंग। इसको हम ये सोलो रिटन कम्युनिकेशन भी कहते हैं, और इसका मकसद क्या होता है? पर्सनल डायरी कीपिंग, या अपनी प्रॉब्लम्स को या जो कुछ आपको इम्पॉर्टेंट लगता है उसको कहीं राइट डाउन कर लेना। दैट इज़ ओनली फॉर योर ओन सेक, आप किसी को सेंड नहीं कर रही है,
इसीलिए मैंने वर्ड पर्सनल डायरी पहले बोल दिया, क्योंकि हम अपनी अकाउंटेबिलिटी करते हुए बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं और हम ये देखते हैं कि जो हमारा राइटअप है वो किसके लिए लिखा जा रहा है, उसकी कोई ना कोई टारगेट ऑडियंस होती है जो हमने सोची हुई होती है कि ये लोग हैं जिनको मैं सोच के जो है ना इस बात को करूँगी, ठीक है। लेकिन जब मैं ख़ुद के लिए लिख रही होंगी तो आई विल ओनली बी पेनिंग डाउन वॉट एवर इज़ इन माइंड। इससे फ़ायदा क्या होगा? दो फ़ायदे होते हैं। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्योंकि आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए होती है ज़्यादातर, तो यहाँ पे भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एस्पेक्ट आपको नज़र आएगा। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एस्पेक्ट ये था यहाँ पे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी जो आपके माइंड में थी, विच वर एक्चुअली क्वाइट पैनिकिंग यू और हिंडरिंग अ लॉट ऑफ फैक्टर्स इन योर माइंड, वो ख़त्म हो जाएंगी। देयर आर थिंग्स दैट वी कैन कंट्रोल एंड देयर आर थिंग्स वी कैन नॉट कंट्रोल। ये जो अनकंट्रोलेबल चीज़ें हैं ना, ये भी आपके माइंड में से निकल जाएंगी। वाई? बिकॉज यू विल स्टार्ट मेकिंग पीस विद देम। वंस यू राइट समथिंग ना, दिस इज़ आई कैन से दिस इज़ अ मैजिकल एक्सपीरियंस कि उसके बाद वो चीज़ कितनी ही बॉदरिंग क्यों ना हो, आप समहाउ उसके साथ सेटल होना शुरू हो जाते हैं। तीसरी चीज़ क्या होती है? अकाउंटेबिलिटी भी होती है। अगर मैंने कोई चीज़ गलत की है और मैंने वो वहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे आई रोट इट फॉर माई सेल्फ एंड आई थॉट कि मैं इसको लिखने के बाद जो है ना आई जस्ट क्रिपल इट डाउन और समथिंग, लेकिन क्या होगा उससे ये हो जाएगा एटलीस्ट कि नेक्स्ट टाइम जब मैं वो काम कर रही होंगी तो आई विल बी हैविंग अ क्लियर आइडिया इन माई माइंड कि मुझे इस चीज़ को ऐसे नहीं करना, क्योंकि लास्ट टाइम जब ऐसे किया था तो इसका आंसर गलत आया था या इसकी जो रिजल्ट था वो वैसा नहीं था जैसा उसे होना चाहिए था। That is the aspect of intrapersonal. That is why we call it that this is a communication that happens within oneself. This is a sender to the sender itself. ठीक? दूसरी चीज़ आती है interpersonal communication. Interpersonal communication जो है वो it requires at least two people. आप और आपका रिसीवर। सेंडर के बाद रिसीवर की तादाद कितनी है? जितना कि सेंडर ने सोचा हुआ है। अगर उनके ऑब्जेक्टिव्स मैच करते हैं या उनके गोल्स आपस में एक दूसरे से मैच करते हैं तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो रही होगी। इट कैन हैपन विद 1000 पीपल एज एन ऑडियंस, इट कैन हैपन बिटवीन ओनली 2 पीपल एज वेल। ठीक है। द ओनली थिंग दैट वी कंसीडर हियर इज़ कि हमारे जो गोल्स हैं वो या तो म्यूचुअल होने चाहिए या उसमें कोई कॉमनैलिटी मौजूद होनी चाहिए, प्लस ये कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स किस हद तक के जो है वो सिमिलैरिटी रखते हैं। दैट्स द ओनली थिंग दैट वी कंसीडर। एटलीस्ट 2 पीपल शुड बी देयर। तो इसके अंदर आप और आपका रिसीवर हो सकते हैं। आपका रिसीवर सुन रहा होगा और आप उनके से बात कर रहे होंगे। रिसीवर इज़ द पर्सन हु इज़ एक्चुअली रिसीविंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू। यू आर द वन हु इज सेंडिंग इन्फॉर्मेशन टू हिम, तो ऑफकोर्स यू विल बी कंसीडर्ड एज अ सेंडर। इनकी एग्जाम्पल्स कौन सी हो सकती हैं? जैसे वहाँ पे इंटरनल डायलॉग था, सोलो वोकल कम्युनिकेशन और सोलो रिटन था। यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल्स के अंदर लेक्चर्स आ सकते हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन आ सकती है, आपके पास जो है वो जो एडवर्टाइजमेंट्स आप देखते हैं वो आ सकते हैं, आपके पास बुक्स आ सकती हैं क्योंकि वो भी आपके लिए स्पेसिफिकली लिखी जा रही होती हैं। इसी तरीके से आपके पास जो है वो टाइम टेबल और दूसरे जो मैथड्स हैं वो आ सकते हैं। अ चैट बिटवीन 2 फ्रेंड्स ये भी आ सकता है। ठीक है। an informal meeting between the group members or a formal meeting between the group members ये भी आ सकता है। सही है। you are talking or you are sending a message to your customer ये भी आ सकता है। emails और anything and everything। ठीक है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बाद अच्छा, इंटरपर्सनल के अपने भी सब लेवल्स मौजूद हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंटरपर्सनल जो है वो हमारे पास सिर्फ एक ही लेवल पे मौजूद है। अगर मैं इंटरपर्सनल के आपके पास सब लेवल्स बताऊं तो उसमें भी 3 लेवल्स मौजूद हैं, जिसमें से पहला लेवल है 1-to-1 कम्युनिकेशन का, दूसरा लेवल है 1-to-many और तीसरा है many-to-many और many-to-one। आई एम राइटिंग इट फॉर यू। इट हैज़ 3 लेवल्स, सब लेवल्स हैं ये इसके। फर्स्ट इज 1-to-1। 1-to-1 का मतलब क्या है? Whereas one is sender, the other one is receiver. 1-to-many means one sender, many receiver. सही जनाब। अब जब आप बात करते हैं 1-to-1 की, तो 1-to-1 कम्युनिकेशन का मतलब 1 सेंडर 1 रिसीवर। एग्जाम्पल्स इंटरव्यू,
एग्जाम्पल्स टू पीपल टॉकिंग टू ईच अदर, एग्जाम्पल्स मदर एंड अ चाइल्ड टॉकिंग टू ईच अदर, ये तीनों एग्जाम्पल्स इसकी आती हैं. देन वी हैव द नेक्स्ट वन टू मैनी. व्हेन आई टॉक अबाउट वन टू मैनी, तो वन टू मैनी में आपके पास वन सेंडर है, मैनी रिसीवर है. फॉर से आई एम वन सेंडर एंड माई स्टूडेंट्स आर मैनी. ठीक है, तो ये वन टू मैनी हो जाएगा, यानी क्लासरूम लेक्चर. प्रेजेंटेशन, देयर इज़ वन प्रेजेंटर, देयर आर मैनी रिसीवर्स. इसी तरीके से कॉन्फ्रेंस, वन स्पीकर इज़ देयर एंड देयर आर मैनी रिसीवर्स हु आर लिसनर्स. ठीक है, तो ये सारी एग्जांपल्स आपके पास जो है, या टीम ब्रीफिंग्स होती हैं जिसमें एक आपका लीडर होता है, टीम लीड होता है, जो कि आपको ब्रीफ कर रहा होता है कि आज के दिन में ये काम करने हैं हमने, हमारे प्रीवियस टास्क का जो रिजल्ट था वो ये निकला था, एंड समथिंग लाइक दैट. इसी तरह आपके पास तीसरा पार्ट आता है जिसमें मैनी टू मैनी की एग्जांपल्स आती हैं और मैनी टू वन की एग्जांपल्स आती हैं. मैनी सेंडर्स एंड मैनी रिसीवर्स, ज़्यादातर ये जो है वो एज ए स्पोक्स पर्सन कंसिडर किया जाता है. मैनी सेंडर का मतलब ये है कि आप फ़र्ज़ करें यू आर मिस्टर एक्स एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग योर ऑर्गेनाइजेशन. तो आप जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो यू विल नॉट बी रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर ऑर्गेनाइजेशन विच विल बी कंसिडर्ड एज मैनी. मैनी सेंडर्स आर देयर एंड मैनी रिसीवर्स आर देयर. आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के स्पोक्स पर्सन से बात कर रहे होंगे, वो जिसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, दैट ऑर्गेनाइजेशन विल बी कंसीडर्ड. सही है. मैनी टू वन की एग्जांपल इसी तरह आ जाती है. सिर्फ यही एक एग्जांपल नहीं, देयर आर मेनी एग्जांपल्स, लेकिन ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी है. मैनी टू वन की एग्जांपल आपके पास जब आती है तो मैनी सेंडर्स आर देयर एंड वन रिसीवर इज देयर. फॉर से यू आर हैविंग अ पैनल इंटरव्यू. ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा कि पैनल इंटरव्यूज़ जो होते हैं मूवीज़ वगैरह में कहीं देखा होगा आपने अभी तक, तो उसमें आपने देखा होगा कि मल्टीपल सेंडर्स आर सिटिंग एट बिहाइंड द टेबल, बिहाइंड द डेस्क, जहां आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा होता है. फॉर से 3, 4, 5 इस तरह लोग बैठे हुए होते हैं और आप एज अ रिसीवर वहाँ पर बैठे हुए होते हैं और आप उनको उनके सवालों के जवाब दे रहे होते हैं. सही है. यू आर द रिसीवर, सो ऑफकोर्स यू आर वन. ठीक, दे आर सेंडर्स, दे आर मैनी. मैनी टू वन हो गया. ठीक है. अच्छा, मैनी टू वन के अंदर आपके पास जो है वो एट टाइम्स और भी एग्जांपल्स हैं जो आपके पास आ रही होती हैं. प्लस अगर आप नोटिस करें, मैनी टू मैनी की एक और एग्जांपल होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं. वहाँ पे मल्टीपल लोग बैठे हुए होते हैं जो कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पार्ट होते हैं और उनसे सवालात पूछने वाले भी बहुत से लोग होते हैं. बहुत से रिसीवर्स होते हैं जो वहाँ पर बैठे हुए होते हैं मीडिया हाउसेस से रिलेटेड, और वो भी मैनी टू मैनी की एक सिनेरियो को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. आई होप यहाँ तक आपको चीज़ जो है वो क्लियर हो गई होगी. इसके बाद हमारे पास सबसे लास्ट चीज़ थी जिसे हमने कहा था इम्पर्सनल. इम्पर्सनल का मतलब क्या होता है? इम का मतलब होता है नॉट, नॉट या स्कार्सिटी ऑफ समथिंग. ठीक है. सो व्हेन यू टॉक अबाउट इम्पर्सनल, इसका मतलब है समथिंग दैट इज नॉट पर्सनल. समथिंग दैट इज नॉट पर्सनल इज कॉल्ड पब्लिक. ठीक, तो ये कम्युनिकेशन किस चीज़ को हैंडल कर रही होगी? ज़्यादातर मासेस को जो सेंड की जा रही होगी इन्फॉर्मेशन, वो मैसेज जो है ना उनको हैंडल कर रही होगी. ज़्यादातर इसके अंदर आपके पास इम्पर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर आपको मिलेगा मास कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट्स नज़र आएंगे. टेलीविज़न की जो टेलीकास्टिंग चल रही होती है वो मिलेगी आपको. देन यू विल ऑल्सो फाइंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग एज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पर्सनल कम्युनिकेशन. न्यूज़पेपर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स दैट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लीडिंग एग्जाम्पल्स फॉर इम्पर्सनल कम्युनिकेशन. ठीक है. हम ज़्यादातर इम्पर्सनल कम्युनिकेशन को जो है वो इस लेवल के ऊपर हैंडल नहीं कर रहे होते, बस उसके बेसिक्स को हैंडल कर रहे होते हैं. तो वो बेसिक्स जो है वो आपके पास कवर हो चुके हैं यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पे. जहाँ मैंने बात की थी आपसे कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में इंटर का जो मतलब था वो बिटवीन था, बिटवीन सेल्स, यानी दो लोग मौजूद होंगे एटलीस्ट. जो भी वर्ड्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं इनके मीनिंग्स काफ़ी कंसीडरेट हैं और ख़ुद से जो है वो कोशिश की गई है कि वो आपके लिए जो है वो बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करने वाले हों. ठीक है. यहाँ तक तो हो गए हमारे पास लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन. अब बात करते हैं उन चीज़ों के ऊपर जो कि इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, वो हमारे प्रोसेस का पार्ट भी बनेंगी, वही जो है वो हमारे लिए लेटर ऑन बैरियर्स बनने की वजह भी बन जाएंगी. और हमारे कॉन्सेप्ट्स अगर उन चीज़ों के लिए क्लियर नहीं है तो ऑटोमेटिकली बाकी की जो आगे की जो हमारी कम्युनिकेशन का एस्पेक्ट्स हैं वो थोड़े से प्रॉब्लम में आ जाएंगे. इनमें से सबसे पहला जो टॉपिक है वो ये है कि मीडिया और चैनल क्या होता है. मीडिया, जिसे आप मीडियम के नाम पे भी पढ़ेंगे, मीडियम इज़ द सिंगुलर फॉर्म, मीडिया इज़ द प्लूरल, दैट्स द ओनली डिफरेंस दैट इट हैज़. और उसके बाद मीडिया करता क्या है?
दैट्स अ टाइप ऑफ मैसेज एक्चुअली. ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जितनी हमने इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की हुई है. मीडिया इज़ जस्ट द टाइप ऑफ मैसेज और द मैसेज इटसेल्फ. वाई आई एम सेइंग मैसेज इटसेल्फ, इसलिए क्योंकि इफ़ आई एम सेंडिंग यू अ लेटर, यू विल बी टेलिंग मी कि अच्छा ठीक है, आई रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम यू. एक्चुअली दैट वॉज अ मीडियम. द इंफॉर्मेशन इनसाइड इट वॉज अ मैसेज, बट वी कंसिडर्ड लेटर एज अ लेटर. ईमेल, हाँ भाई आपने मुझे लेटर ईमेल किया है, ओके लेटर ईमेल किया है. व्हाट इज़ दैट लेटर? Letter was a medium of communication. What I wrote inside that was information, or you can say message, or you can say the content of the letter. And how I sent it to you, what were the means of that medium sent through you. अच्छा, जब मैं आपको सेंड कर रही हूँ तो I chose email here. I never sent it to you through courier. तो कोरियर और ईमेल क्या बन गए? चैनल. क्योंकि चैनल क्या है? चैनल इज द फिजिकल पाथ through which you are sending that information. So medium क्या बना? Type of the message or the message itself. And channel क्या बना? That means or that path through which you are sending that particular medium or through which you are sending that information. ठीक है, तो मीडियम और चैनल दो चीज़ें डिस्कस की हमने कि मीडियम और चैनल क्या होते हैं. कम्युनिकेशन के प्रोसेस में इनका एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन के प्रोसेस को जब ये देखते हैं आप, ये जब आप स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन को एक्नॉलेज करने निकलते हैं तो वहाँ पे आपको दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए. एक, आपको ये पता होना चाहिए वाई यू आर कम्युनिकेटिंग. दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आर यू कम्युनिकेटिंग. ये तो दो बेसिक्स हो गए आपके पास. व्हाट आर यू कम्युनिकेटिंग, वाई आर यू कम्युनिकेटिंग, हाउ आर यू कम्युनिकेटिंग. हाउ का जो एस्पेक्ट है ना, वो इन दोनों के साथ कवर होता है. दीज आर द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, मीडियम एंड चैनल. क्योंकि हाउ में आपके पास मेथड भी आ जाता है और हाउ में आपके पास जो है वो मीन्स भी आ जाते हैं. सही. अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इसके बाद चल रहा है, आपकी किताब के अंदर तो डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशंस के बाद कवर किया गया है. मैंने डायरेक्शन को थोड़ा सा आगे के लिए रखा है. उसकी वजह यह है कि वंस यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एक्चुअली द प्रोसेस और द यूनिवर्सल्स ऑफ कम्युनिकेशन, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज़ हैपनिंग इन बिजनेस. तो थोड़ा सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को जो है ना वो पहले कवर कर रहे हैं, एंड देन फिर ऑफ कोर्स वी विल बी कमिंग बैक टू दिस पार्ट. सही है. प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आपके पास जो है वो लिखे गए कि कुछ स्टेप्स हैं कम्युनिकेशन के जिन्हें हम जो है वो कवर कर रहे हैं. और उन स्टेप्स के अंदर सबसे पहला स्टेप जो था वो कॉन्टेक्स्ट था. कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है. वर्ड कॉन्टेक्स्ट मीन्स सिंपल. कॉन्टेक्स्ट का मतलब है वाई यू आर कम्युनिकेटिंग. इट इज़ द रीज़न और द सिचुएशन इन विच यू आर कम्युनिकेटिंग. तो व्हेन यू टॉक अबाउट process of communication, then you have few things. One is context. What is a context? It's the situation or the reason for communication. Next is कंटेंट. इसको आप मैसेज भी कहते हैं. मैसेज और इंफॉर्मेशन जो आप भेज रहे हैं किसको? अपने रिसीवर को. कौन भेज रहा है? सेंडर. सेंडर इज द वन हु इज सेंडिंग आउट दिस इंफॉर्मेशन, द वन हु इज सेंडिंग इंफॉर्मेशन. जब आप सेंडर पे बात करते हैं ना, तो सेंडर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. अब शुरू से बात करते हैं इन्हीं चीज़ों पे. कॉन्टेक्स्ट, वो सिचुएशन जिसमें आपने कम्युनिकेट किया. बिजनेस में हम बगैर सिचुएशन के लोगों से कम्युनिकेट नहीं करते. इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि ह्यूमंस डोंट कम्युनिकेट विदाउट एनी पर्पस, तो आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है. उसकी वजह बता देती हूँ आपको. इवन इफ़ यू थिंक दैट यू आर लेजरली स्पीकिंग टू योर रिसीवर एंड योर रिसीवर इज़ योर फ्रेंड, बिला वजह में गप्पे आंक रहे हैं आप. ठीक है. दैट बिला वजह की जो गप जो आप कह रहे हैं, दैट इज़ नॉट एक्चुअली बिला वजह. देयर वॉज अ रीज़न. यू वॉन्टेड टू पास योर टाइम एंड यू आर गेटिंग बोर्ड. ठीक है. यू वॉन्टेड टू हैव अ गुड कंपनी, सो यू डायल योर फ्रेंड्स नंबर और यू स्टार्टेड चैटिंग विद देम. दैट्स हाउ इट इज़. ठीक है. अदरवाइज यू वुड बी टेक्सटिंग देम फॉर सम रीज़न. सही. Another purpose was also underlying there. You were maintaining relationship with them. So purpose is there. Without purpose, you are not doing it. Right?
Secondly, whenever we are talking to our customer in business, we have one of the three purposes in our mind. Either we are communicating them some information, or we are trying to train them about our products or services, or we are giving them the tutorials of our products or services, or we are establishing or building up the relationships or maturing up the relationship. That's what we are doing, nothing else. ठीक है? अच्छा, जब आप इसके बाद आगे आते हैं और कंटेंट पे देखते हैं तो कंटेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट चूज़ किया जाता है. कंटेंट कभी भी विदाउट कॉन्टेक्स्ट नहीं चलता, इसलिए क्योंकि उस तरह है कि जैसे आपका कॉन्टेक्स्ट जो है वो एक सेंट्रल आइडिया है और कंटेंट जो है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर आपने पूरे मैसेज की डिपेंडेंसी बनाई है. सही है. कंटेंट जो है वो किसी भी तरह का हो सकता है, ये बिजनेस बेस भी हो सकता है, या आपका पर्सनल लेवल के ऊपर भी हो सकता है, या आपने जो है ना वो फॉर्मली भी स्ट्रक्चर किया हुआ हो सकता है, और आपने कोशिश ये भी की हो सकती है कि इस कंटेंट को आप अपने रिसीवर तक इनफॉर्मली सेंड करें. सही. कौन कर रहा है ये सारा काम? सेंडर कर रहा है. सेंडर इज़ द वन हु विल बी हैविंग कॉन्टेक्स्ट इन हिज माइंड. सेंडर इज़ द वन who will be responsible to effectively and efficiently make up the content or make up the information जो उन्हें सेट करनी है, जो सेंड करनी है आगे. प्लस सेंडर इज़ द वन who will be thinking about the receiver as well. It's the utmost responsibility of the sender to think about receiver in all aspects. रिसीवर का माइंडसेट क्या है, उनका एज ग्रुप क्या है, जेंडर क्या है, नेशनैलिटी क्या है, पर्सनल इंटरेस्ट और बिजनेस इंटरेस्ट क्या है, नॉलेज का लेवल क्या है, एजुकेशन का लेवल क्या है. दीज आर ऑल द थिंग्स जो कि हम कंसीडर कर रहे होते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट और टॉकिंग टू आवर रिसीवर. सही है. ये भी काम सेंडर ने करना है, क्योंकि अगर सेंडर ये काम नहीं करेगा, अब आप ये सोच सकते हैं अपने दिमाग में कि सेंडर ये काम क्यों करेगा. अगर ये काम सेंडर नहीं करेगा तो जो सेंडर का ऑब्जेक्टिव है ना कम्युनिकेशन के बिहाइंड, यू मस्ट बी हैविंग समथिंग इन योर माइंड ना रिलेटेड टू कम्युनिकेशन. तो वो जो आपका ऑब्जेक्टिव है ना, यू विल नॉट बी एबल टू अचीव दैट. टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव यू नीड टू कंसीडर देम. व्हाई? बिकॉज दे विल बी द वंस हु आर गोइंग टू गिव यू योर ऑब्जेक्टिव. सही है. Another aspect that we do not consider while we are sending out a text, how it is going to create an impact on the receiver. What is he going to think about it? How he is going to receive this message? What understanding will he be having while he is reading our text? जो कुछ भी है, ये चीज़ नहीं सोच रहे होते हैं. जब तक आप ये चीज़ नहीं सोचेंगे उस तक आपको आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट अचीव नहीं हो सकता. That's one of the final things that I must say कि आपको ये कंसीडर करनी ज़रूरी है. अगर आप नहीं करते हैं तो इट मीन्स यू आर इन अ मेस. ठीक. अच्छा, वंस द सेंडर इज़ डन, सेंडर ने ये भी देखा कि रिसीवर कौन से मीडियम्स में कंफर्टेबल है, उसको लेटर ज़्यादा समझ में आएगा या ईमेल ज़्यादा बेहतर है, क्या लेटर और ईमेल उस तक रीचेबिलिटी में मौजूद हैं या नहीं. फ़र्ज़ करें मैं एक मैसेज कर रही हूँ और जो मेरा जो कस्टमर है वो इस वक्त जो है ना वो आउट ऑफ रीच है. कैसे आउट ऑफ रीच है? क्योंकि वो जिस एरिया में मौजूद है वहाँ पे ना तो सिग्नल्स प्रॉपर्ली आते हैं और ना ही वहाँ पे जो है ना वो किसी भी किस्म की टेलीफोन लाइंस हैं. वहाँ सिर्फ एक मीडियम इस्तेमाल हो सकता है और वो है लेटर का, क्योंकि वहाँ पोस्ट चली जाती है और वो पोस्ट 2 दिन के डिले से जाएगी. तो मैंने 2 चीज़ें अपने दिमाग में रखती हैं. कॉन्टेक्स्ट शुड नॉट बी अर्जेंट. नंबर 2, दैट द कॉन्टेंट शुड बी वेल रिटन, वेल एक्सप्लेन्ड, एंड it again should not be containing any type of urgency in it. क्योंकि अगर मैंने अर्जेंट रिप्लाई उससे चाहिए मुझे तो उसमें भी मुझे 2 दिन लगेंगे. सो आई हैव टू कंसीडर दीज थिंग्स. सही. जब मैंने ये काम कर लिया तो अब मैंने चैनल सेलेक्ट करना है. मुझे ऑटोमेटिकली पता है अकॉर्डिंग टू द मीडियम मैंने चैनल सेलेक्ट करना होगा. पर्सनली जाके तो दे नहीं सकती क्योंकि रिमोट लोकेशन में मौजूद है, तो ऑटोमेटिकली पोस्ट का सहारा लेना होगा. 2 दिन के हिसाब से उनको हवाले करना होगी वो पोस्ट. ठीक है. जब वो पहुंच जाएगा तो अब मेरे रिसीवर की ज़िम्मेदारी शुरू हो जाएगी. उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो ओपन माइंडेडली मेरे मैसेज को रिसीव करे. द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट रिसीवर विल बी हैविंग ऑन देयर शोल्डर्स विल बी टू रिसीव योर मैसेज ओपन माइंडेडली. वन थिंग. सेकेंड थिंग, टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड दिस होल कॉन्टेंट एंड टू रिसीव इट वेरी लिबरली. कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ये सोचना शुरू करें कि मेरे बिज़नेस के अंदर मेरा इससे क्या एस्पेक्ट है. ये देखें कि आपके एस्पेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए ही आपके सेंडर ने कोई इन्फॉर्मेशन सेंड की है. ट्राई टू रीड द होल कंटेंट इंस्टेड ऑफ प्री जजिंग इट, बिकॉज प्री जजमेंट इज़ नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू. ठीक.
जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सेंडर की थी वो अब सारी रिसीवर के ऊपर आ गई हैं। क्यों भाई? रिसीवर के ऊपर क्यों आई? रिसीवर पे इसलिए आई क्योंकि रिसीवर ने अब वही सारा काम करना है। वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे एज अ रिसीवर। जब वो रिस्पॉन्ड करेंगे तो वो सेंडर बन गए। जब वो सेंडर बन गए तो वही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो सेंडर ने शेयर की थी वो उनके पास भी आ गई। ठीक, आफ्टर इसके बाद हमारे पास और कौन से लोग आते हैं? जब आपने मीडियम की बात की थी और चैनल की बात की थी, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाए आपके पास। यहाँ हम थोड़ी सी इसकी डेफिनेशंस भी देख लेते हैं कि टाइप ऑफ मैसेज होते हैं। मीडियम, और चैनल जो होते हैं वो फिजिकल पाथ होता है। ठीक है, अब हमारे पास नीचे कौन आता है? ड्यूरिंग दिस होल टाइम पीरियड आपके पास एक और काम भी हुआ, और वो था आपके पास नॉइस का। नॉइस क्या है? नॉइस इज एनी डिस्टर्बेंस और इंटरप्शन ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज। इट कैन बी एट एनी टाइम between the sender or the receiver, during the time that you were selecting that suitable medium or the channel that you had selected। किसी भी सिचुएशन के अंदर आपके पास जो है वो ये चीज़ हो सकती है। नॉइस क्या है? इंटरफेरेंस और इंटरप्शन। करता क्या है? आपके मैसेज को इनकम्प्लीट कर देता है। नॉइस बेसिकली मिनिमाइज किया जा सकता है, इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। आप ये सोचें कि नॉइस को आप कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देंगे कम्युनिकेशन के अंदर से, पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि देयर समथिंग कॉल्ड एज कि हम एरर्स को मिनिमाइज करते हैं, उन्हें कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते। प्रॉब्लम्स को कम्प्लीटली ख़त्म थोड़ी किया जा सकता है। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एज हैप्पीली एवर आफ्टर, दे विल बी प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो वही प्रॉब्लम आपकी कम्युनिकेशन में भी मौजूद है। That can be anything. It can be a psychological thing, it can be a physiological thing, it can be some technical problem, it can be some physical problem, it can be even a problem that is related to only the words that you have chosen or the social problems that we have. तो ये प्रॉब्लम्स वही नॉइज़ की शक्ल में आपके सामने आएंगी। इसे हम और आप क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एज ए सेंडर जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपके अंडरस्टैंडिंग को समझूँ, आपके लेवल को समझूँ, सोचूँ कि आप किस एज लेवल के हैं ताकि मेरे और आपका सोशल गैप कम से कम हो। प्लस मैं अपने सिमेंटिक्स को गौर करूँ, यानी मेरी जो लैंग्वेज जो मैं आपको चूज़ कर रही हूँ आपके सामने, उसको मैं गौर से देखूँ कि वो लैंग्वेज आपके लिए कहीं प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर रहे। अगर वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करी तो डेफिनेटली मेरी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो ये होगी कि वो प्रॉब्लम ख़त्म करनी है मैंने। सही है? अच्छा, आफ्टर नॉइज़ की कुछ टाइप्स हैं जो हम लेटर ऑन डिस्कस कर रहे होंगे। नॉइज़ के बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो है फीडबैक। इसका कोई फार्मूला नहीं है कि ये जो है ना जिस सीरीज़ में मैंने लिखा है ये ऐसे ही होंगे। मैंने आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए इनको आगे पीछे थोड़ा सा किया हुआ है। नॉर्मली लोग इसको इस तरह रखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट के बाद सेंडर है, सेंडर के बाद कंटेंट है, कंटेंट के बाद आपके पास मीडियम, मीडियम के बाद चैनल, चैनल के बाद आपके पास रिसीवर के बाद फीडबैक, फीडबैक के बाद नॉइस। और नॉइज़ हम आखिर में इसलिए रखते हैं क्योंकि आप इसकी कोई एग्जैक्ट लोकेशन डिटरमाइन नहीं कर सकते। इट कैन हैपन एट एनी टाइम। ठीक, so what is the feedback? Feedback is nothing but a response from your receiver. This is just a response. वो चीज़ जो आपने समझी, सुनी, इंटरप्रेट की, उसको जब आप अपने अल्फाज में बता रहे होते हैं या उसका जो भी आप रिप्लाई दे रहे होते हैं, दैट इज़ कंसिडर्ड एज रिस्पॉन्स और फीडबैक दैट वी कॉल। फीडबैक कैन बी totally based on a receiver's mindset. He might be giving you a feedback for your message that will be considered as message focused feedback. He might be also giving you a message, a people oriented feedback that will be only considering your personality and the relationship that you two are having. और इट कैन बी ओनली रिजल्ट ओरिएंटेड टाइप ऑफ फीडबैक जो कि उसने सिर्फ और सिर्फ उस मैसेज के एंड रिजल्ट सोचते हुए अपने दिमाग में आपको दे दी। ठीक है, तो फीडबैक कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। When you talk about this, the next thing that we have is
फीडबैक तो हो गई, अब आपको ये पता होना चाहिए कि नॉइज़ की कितनी टाइप्स हैं हमारे पास। प्राइमरीली नॉइज़ की 6 टाइप्स हैं। आपकी किताब के अंदर जो है वो उन्होंने 4 टाइप्स जो है वो यहाँ पे बताई हुई हैं, क्योंकि उन्होंने बाकी की 2 टाइप्स जो है वो मर्ज की हुई हैं। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, मैं आपको नॉइज़ की 6 टाइप्स यहाँ पे बता रही हूँ ताकि हमारे लिए उनको हैंडल करना आसान हो जाए। कोशिश ये होगी कि इन तमाम टाइप्स के साथ इनकी हर दफ़ा एक एग्जाम्पल भी आपके साथ शेयर की जा रही हो। फॉर से वी हैव फिजिकल नॉइज़, वी हैव टेक्निकल नॉइज़, वी हैव सोशल नॉइज़, psychological, that is totally dependent on the mindset, that or mindset of the sender or the receiver. Then we have physiological, and we have semantic. Okay, first thing, physical. Physical is totally related to the physical environment that you are in. When you talk about physical noise has a lot of variants in it. It can be a noise that is capable to disturb your environment. It can be a noise that is solely because of your own voice or because of your own self. It can be a noise that is because of the overheated rooms or because of the chilled temperature that is in a particular environment, plus the crowdy places that we go to, or for say, there's one example that the fan in your room is very noisy. When you are talking to somebody, that creates a lot of noise and your mind is continuous, a part of your mind is continuously fixated on this particular problem कि ये noise क्यों कर रहा है, ठीक है? That is creating a minimum kind of incomplete message that will be hurting your understanding. Secondly, noise can be because of the cluttering of your machines or something like that. जब आप machine cluttering की बात करते हैं तो अगर आप किसी factory place पे खड़े हैं, वहाँ पे खड़े होकर आप अगर audit करने के लिए फ़र्ज़ करें आपको भेजा जाए फ्यूचर में, और आप फैक्ट्री एरिया में जहाँ पे मशीन्स मौजूद हैं, क्या आप वहाँ खड़े होकर कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल? इसलिए क्योंकि वहाँ पे आपका ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग जो होगा ना वो इस चीज़ में लगा होगा कि शोर किसी तरह बंद हो जाए। Another thing, bustling offices की एग्जाम्पल है। देर आर क्राउडी प्लेसेस जिन ऑफिस में आप बात नहीं कर सकते, एटलीस्ट कोई कॉन्फिडेंशियल आइटम डिस्कस नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं डिस्कस किया जा सकता? इसलिए नहीं कि मतलब वहाँ पे लोग सुनेंगे एंड ऑल दैट, इसलिए क्योंकि वहाँ पे साउंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। या मैं आपको जो है वो बजाय आपकी कंफर्टेबल चेयर के किसी अनकंफर्टेबल सीटिंग प्लान के ऊपर बिठा दूँ, फॉर से सम आयरन बेंच और समथिंग फॉर 3 hours, एंड आई से कि चलें आज हम बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। विल यू बी कंफर्टेबल टू टॉक टू मी? ऑफ कोर्स नॉट, यू विल नॉट बी कंफर्टेबल टू टॉक टू मी। वाई? बिकॉज अ पार्ट ऑफ योर माइंड विल बी कॉन्स्टेंटली बॉगलिंग विद दैट पर्टिकुलर चेयर। देन वी हैव ग्लेयरिंग लाइट्स। मैं यहाँ पे इन लाइटिंग अरेंजमेंट्स को चेंज कर देती हूँ और अब मेरे बैकग्राउंड में जो है ना वो डिस्को लाइट्स आ जाती हैं। व्हाट इज़ इट गोइंग टू डू? द फर्स्ट थिंग दैट विल कम अप इन योर माइंड विल बी दिस इज़ नॉट अ क्लासरूम, वन थिंग। अब आपका दिमाग क्या करेगा? आप मेरी बात ज़रूर सुन रहे होंगे लेकिन आपके दिमाग में बैटरी कहाँ है, ये लाइट्स कौन सी लगी हुई हैं? उसी तरह अगर मैं बहुत ज़्यादा डिम लाइट्स कर दूँ किसी जगह के ऊपर, तो वो डिम लाइट्स जो होती हैं ना वो कामनेस और पीस को रिप्रेजेंट करती हैं। ये जो ब्राइट लाइट्स होती हैं ना ये अलर्टनेस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जो आप डिम लाइट्स के अंदर बैठते हैं तो वहाँ पे पीस ऑफ माइंड और कामनेस और सेरेनिटी, इस टाइप की फीलिंग्स आती हैं। हरगिज़ भी आपका माइंड अलर्ट नहीं होता, स्लीप मोड में जाना शुरू हो जाता है, एंड दैट इज़ अ फिज़िकल प्रॉब्लम। ठीक, तो ये सारे तो फिज़िकल नॉइज़ के ट्रेट्स हो गए। इतनी इन डेप्थ आपको डिटेल्स या इतने इन डेप्थ आपको एग्जांपल्स देने का एक रीज़न है, द वन एंड ओनली रीज़न, कि जब आपके पेपर में क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चंस अक्सर जो हैं वो किसी सिनेरियो पे बेस्ड होते हैं या वो किसी एग्जांपल पे बेस्ड होते हैं, और जब वो उन एग्जांपल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं तो वो एग्जांपल्स आपको आपके माइंड में जब तक मौजूद नहीं होंगी, उनका एक डेटाबेस मौजूद नहीं होगा, आप उनको पिक नहीं कर पाएंगे। सही है। दूसरी एग्जांपल हमारे पास, दूसरा जो हमारे पास नॉइज़ की टाइप है वो है टेक्निकल नॉइज़। टेक्निकल, लाइक इट सेज, द नेम सेज इट ऑल। आपकी जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं किसी भी सिस्टम से रिलेटेड और इवन ह्यूमन टेक्निकल प्रॉब्लम्स, वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो टेक्निकल नॉइज़ को बनाती हैं। अब ह्यूमन टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, सबसे पहले उसको क्लैरिफाई कर देती हूँ। हमारी जो खूबसूरत सी हैंड राइटिंग्स होती हैं ना, ये जो हम स्क्रिप्ट्स फॉलो कर रहे होते हैं एंड ऑल दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स टेक्निकल नॉइज़।
Poor handwriting is one of the examples for technical noise. The second one is poor photocopies. आपके पास कोई book आती है लेकिन वो misprinted form में, it will get eventually very boring. You will not be able to understand it. क्यों? क्योंकि आपको उसको समझने के लिए इतना ज़्यादा अपना ध्यान लगाना पड़ रहा होगा कि then it will be creating a lot of problem for you. The third is in technical noise. The third one will be जो आपके पास फॉल्टी सिस्टम्स होते हैं. फॉर से कभी आपका सिस्टम हैंग होना शुरू हो जाता है. ईमेल आपने सेंड कर दी थी लेकिन वो बीच में ही निकल गई, कहीं पे आपके पास से सेंड का बटन प्रेस हुआ था लेकिन वो नहीं गई, या टेक्निकल डिलेज़ आ रहे हैं उसके अंदर, नेटवर्क बिजी हो चुका है, नेटवर्क के डिलेज़ आ गए. इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपके अपने सिस्टम में, प्रॉब्लम बार बार रीस्टार्ट हो जाता है एंड ऑल दैट, मीटिंग बार बार इंटरप्ट हो जाती है, इसकी वजह से जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ये सब टेक्निकल नॉइज़ के अंदर आएंगी. सही है. थर्ड इज़ सोशल नॉइज़. सोशल नॉइज़ ऑलवेज टॉक अबाउट डिफरेंट जेंडर्स. जो इसमें जितने भी हमारे सोशल एस्पेक्ट्स हैं वो सब इसमें कवर हो रहे होते हैं. फॉर से एज, फॉर से जनरेशन गैप्स, फॉर से जेंडर ओरिएंटेशन, फॉर से डेमोग्राफिक्स, फॉर से different culture, for say interpersonal communication or interpersonal problems that we have with each other, personal level of problems that we have with each other, or any psychological gap that is creating a social gap. For say racism, that also creates a lot of such psychological problems. We start treating people differently. And not only that, but also the time zones. जो time zones हमारे एक दूसरे से different होते हैं. For say there's one person sitting in the US, the other one is in Karachi. मुझे अगर अपने US partner से कोई बात करनी है तो I'll have to wait till their time is started. For say 6 in the evening, और 6 in the evening is our day end. Business day हमारा end हो जाता है और उनका start हो रहा होता है. That can create a lot of problem. For से मुझे किसी का इंटरव्यू करना है या मुझे अपना इंटरव्यू कंडक्ट करवाना है कहीं पे, तो मुझे उसके लिए भी टाइम जोन्स का डिफरेंस देखना पड़ेगा. ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सोशल नॉइज़ क्रिएट कर सकती हैं. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक नेशन के पास एक्सेप्टेबल हैं, दूसरी नेशन में एक्सेप्टेबल ही नहीं है. दे डोंट लाइक इट. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पास, फ़र्ज़ करें, सबसे कॉमन एग्जांपल दे देती हूँ सोशल नॉइज़ की. हमारे यहाँ आई कांटेक्ट मेंटेन करना अपने सुपीरियर के साथ, स्पेशली टीचर या पेरेंट के साथ, इज़ कंसीडर्ड एज अ टेबू. We cannot do that. Why? Because of the Eastern values that we have. Whereas when you talk about the Western people, it's exactly the opposite. If you are not maintaining a regular eye contact with your superior or with your, even with anyone, it means that you are either ignoring them, you are guilty of something, you are hiding something. These are one of the things, or you are lying. Simply. ठीक है. इसके अलावा कुछ और चीज़ें सोची जाती हैं यहाँ पर. तो दोनों कल्चर्स की वजह से, कल्चरल डायमेंशंस के चेंज होने की वजह से आपके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आया? सोशल नॉइज़ क्रिएट होना शुरू हो गया. कैसे केटर करेंगे? कोशिश करते हैं कि ऐसे सोशल नॉर्म्स पैदा किए जाएं जिनमें आप लोग जो है वो जब कम्युनिकेट करें एक दूसरे के साथ, या हम बिज़नेस में अगर कम्युनिकेट कर रहे हो तो अगर इंटर कल्चरल रिलेशनशिप है तो जो रिसीवर है उसके कल्चर की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए. अगर डेवलप है तो देन इट्स ग्रेट. अगर डेवलप नहीं है तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम. Next we have psychological. Psychological only treats the problems that are going in our head. जो कुछ भी दिमाग में चल रहा है, that can create a lot of psychological problems. For say, two people are talking to each other. One is psychologically sound at the moment. The other one is having some kind of problems in their mind. Why is he's having a problem in his mind? Because he's not having clear mind at the moment. He is having a meeting that was postponed previously, but now urgently there's a knock on the door, there's knock on the phone saying कि आपकी मीटिंग जो है वो नेक्स्ट हाफ एन आवर के अंदर होने वाली है. ये चीज़ उसकी माइंड की क्लैरिटी को हर्ट करेगी. सेकेंडली, यू आर डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ एनीथिंग. डांट पड़ी थी because of any factor or every factor that can create a problem psychologically. आपका अटेंशन नहीं होगी वहाँ पे जहाँ पे आप बैठे हैं, जिस एनवायरनमेंट में, वहाँ पे अटेंशन नहीं होगी. जब अटेंशन नहीं होगी तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज फ़ौरन हर्ट होना शुरू हो जाएगी. If you are unable to understand the message, then the interpretation is nowhere, and definitely a noise is coming. That will be called as psychological noise. Not only that, depression, anxiety, and there are numerous reasons जिसकी वजह से psychological problems आती हैं. प्लस एक और चीज़ है जो कि हमारे दिमागों में होती है और वो है हमारी prejudices या हमारी biasness. Prejudice किसे कहते हैं? वो चीज़ें जो हम पहले से जज कर लेते हैं किसी के बारे में. Without having an interaction between us, अगर मैं आपको जज करना शुरू कर दूँ और आपके नाम से सिर्फ आपकी जजमेंट पर क्रिएट करना शुरू कर दूँ तो इसका मतलब मैं prejudices रखती हूँ. इसी तरह अगर मैं बायस्ड हूँ आपसे जस्ट बिकॉज कि मेरा पर्सनल कोई प्रॉब्लम है आपसे, तो वो भी जो है वो साइकोलॉजिकल एलिमेंट या साइकोलॉजिकल एक्चुअली नॉइज़ क्रिएट करेगा.
Second last thing that we have in our list of types of noise is physiological noise. फिजियोलॉजिकल नॉइज़ क्या है? इट इज़ रिलेटेड टू योर फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी मीन्स आपके हेड से टो तक आपके जो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की एलिमेंट्स हैं ऑल दैट. फॉर से द कॉमन मोस्ट एलिमेंट, यू हैव टू अटेंड अ मीटिंग बट यू आर हैविंग फ्लू. विल यू बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट? फॉर से टेक द एग्जाम्पल, इट्स अ वेरी क्रूशल क्लास, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं और लास्ट डेज चल रहे हैं, एग्जाम होने वाले हैं और आपको ये क्लास अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, बट यू आर हैविंग सिवियर हेडेक और माइग्रेन और वट एवर यू से, या आपको फ्लू हो रहा है. यू कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन वॉट इज बीइंग सेड इन द क्लास. जब आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी प्रॉब्लम में आ जाएगी और आपका जो इंटरप्रिटेशंस हैं वो भी मसला करना शुरू कर देंगी. बाद में जब आप सोचेंगे और इसका फीडबैक देने की कोशिश करेंगे तो जो आपका फीडबैक और जो इंटरप्रिटेशन थी उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा. उस मैसेज का वो मतलब ही नहीं था जो आपने उसको दे समझा. इसी तरीके से हेडेक्स हैं, किसी भी बॉडी एक के ऊपर बात करते हैं, ना सिर्फ उसके लिए बल्कि अगर आपके पास हियरिंग इशू है तो भी प्रॉब्लम आएगी. मैं इस वक्त आपसे बात कर रही हूँ, अगर मेरे पास सोर थ्रोट का प्रॉब्लम है, मेरा थ्रोट मुझे वो हर्ट कर रहा हो, तो विल आई बी एबल टू टॉक टू यू? ऑफ कोर्स नॉट, आई विल नॉट बी एबल टू टॉक टू यू. नॉट इवन आई विल बी एबल टू टॉक टू यू, बल्कि साथ साथ मेरे लिए जो है ना वो और भी प्रॉब्लम्स होंगी क्योंकि मैं फिजियोलॉजिकली इस वक्त जो है वो वेल नहीं हूँ. सही. तो फिजियोलॉजिकली जो आपके पास नॉइजेस होते हैं वो सब आपकी बॉडी से रिलेटेड होते हैं, इनका किसी और चीज़ से ताल्लुक़ नहीं होता. द लास्ट वन इज सिमेंटिक नॉइज. सिमेंटिक का मतलब मफहूम निकालना होता है, और जब आप सिमेंटिक्स पे बात करते हैं तो किसी भी बात का मफहूम किस चीज़ पे डिपेंडेंट होता है? उसके सिंटैक्स पे, यानी कि वर्ड्स जो कि चूज़ किए जा रहे होते हैं. जिन वर्ड्स को हम चूज़ कर रहे हैं उनके प्रॉपर मीनिंग्स होने चाहिए. ये चीज़ याद रखिएगा कि एक फीलिंग या इमोशन के लिए दुनिया में 3000 से ज़्यादा वर्ड्स मौजूद हैं. Of course, you cannot use every single word in every situation. So you need to check it clearly कि सिर्फ एक वर्ड के कितने सारे मीनिंग्स हैं और कितने सारे और उस वर्ड को या उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए मज़ीद वर्ड्स मौजूद हैं. तो आपने कौन सा उसमें से वर्ड चूज़ करना है. फॉर से जस्ट अ गिव लिटिल एग्जाम्पल फॉर यू. मैं आपको बोलती हूँ कोई ऐसा टेक्निकल जार्गन जो कि आपकी समझ से बाहर है. सही है. मैं आपसे जो है वो कहती हूँ कि इन्फ्लेशन रेट ऑल टाइम हाई हो चुका है और हमारे जो सक्सेस फैक्टर्स थे वो अचीव नहीं हुए हैं. अब आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ आएगी, भले आपको इन्फ्लेशन समझ में आता हो, लेकिन आप कहेंगे कौन से सक्सेस फैक्टर्स थे जिनको हम अचीव करने जा रहे थे, क्योंकि वो डिफरेंट थे दूसरों के लिए. मैंने आपसे ये भी बोला हमारे बिजनेस की यूएसपीज़ जो है ना वो ऑल टाइम डाउन चली गई हैं. यूएसपीज़ क्या हैं? मेरे यूनिक सेलिंग प्रोसेसेस होंगे, लेकिन आपको क्या पता कि उनके बारे में क्या बात की जा रही है. क्यों? क्योंकि ये सिमेंटिक नॉइज़ क्रिएट कर रहा था. यू आर नॉट कनेक्टेड टू मी टेक्निकली. The same is there's another example that talks about the same context between a doctor and a patient. If a doctor starts talking about the unfamiliar terms, सबसे पहले क्या चीज़ होती है? पेशेंट को ऐसा लगता है शायद मतलब it's going to be the end of his life. भले वो बेचारा ब्रोंकाइटिस के बारे में आपको बता रहा हो, लेकिन आपको क्योंकि समझ नहीं आ रही, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई हुई, तो डेफिनेटली आपके लिए उस बात को ना सिर्फ समझना मुश्किल है बल्कि इट विल क्रिएट अ पैनिक इन योर माइंड. सही. तो कोलोकियल लैंग्वेज यानी कि हाई फाई वोकैबुलरी का इस्तेमाल करना, टेक्निकल जार्गन्स का इस्तेमाल करना, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इन फ्रंट ऑफ दोज पीपल जो कि आपकी बात को समझ नहीं सकते या वो आपके साथ टेक्निकली लिंक्ड नहीं है, दैट कैन क्रिएट सिमेंटिक इशूज़. और ये सिमेंटिक प्रॉब्लम्स आपके मैसेज को स्ट्रेट अवे डिस्टॉर्शन तक ले जा सकते हैं. जितने भी नॉइज़ की टाइप्स हैं और जितना भी नॉइज़ है, अगर ये एक लिमिट से आगे बढ़ जाता है तो ये डिस्टॉर्शन बन जाता है. एंड डिस्टॉर्शन इज़ फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन. इसके बाद आगे कुछ नहीं है, मतलब आप इसको रिकवर नहीं कर सकते. इसको आप देयर इज़ नो क्योर फॉर इट. देयर आर प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स दैट वी कैन डू बट देयर इज़ नो क्योर फॉर इट. ठीक है. आज हम इसको यहीं पे एंड करते हैं. नॉइज़ की टाइप्स तक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हमने तकरीबन सारा कवर कर लिया है. नेक्स्ट टाइम हम जब बात करेंगे तो इंशाल्लाह विल बी टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सल्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड वील ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.